शंकर जयकिशन और ओपी नैयर साहब की तू तू मैं मैं को लेकर जब ये फिल्म लटक गई थी, रफ़ी साहब के गानों ने रिकॉर्ड तोड़ धूम मचा के रख दी थी। क्या था पूरा किस्सा, कौन सी ये फिल्म थी, कौन से ये गाने थे, क्यों शंकर जयकिशन और ओपी नैयर साहब के कारण ये फिल्म लटक रही थी, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों आज मैं जिस किस्से की बात कर रहा हूं, शंकर जयकिशन और ओपी नैयर साहब की तू तू मैं मैं। ये वो तू तू मैं मैं नहीं थी जो कई आर्टिकल्स में कही जाती हैं, कई मिसालों में दी जाती हैं कि शंकर जयकिशन साहब और ओपी नैयर साहब पर्सनल लाइफ में एक दूसरे से अच्छी तरह से मिला करते थे मगर प्रोफेशनल लाइफ में एक दूसरे के अपोजिट थे। ये वो तू तू मैं मैं नहीं थी, ये वो तू तू मैं मैं थी। इस फिल्म में संगीत देने के लिए तू तू मैं मैं थी, तू कर या मैं कर, कुछ ऐसा इस फिल्म के साथ हुआ था। इस फिल्म के साथ शुरुआत से ही बहुत कुछ हुआ था मगर इस फिल्म ने इतिहास रच के दिखा दिया था। शुरुआती में इस फिल्म की जो पहली पसंद थी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, वो थी मधुबाला, मगर मधुबाला जी को आउटडोर में शूटिंग करने से कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। मधुबाला इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से एडवांस ले चुकी थी। इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फिर गुस्सा आया, मधुबाला एडवांस ले चुकी हैं और शूटिंग के लिए नहीं आ रही हैं आउटडोर पे, तो प्रोड्यूसर ने मधुबाला पर केस ठोक दिया था। बाद में मधुबाला जी केस हार गई, मधुबाला को रकम वापस करनी पड़ी। कुछ ऐसा शुरुआत में इसके साथ होने लगा था। खैर इसकी स्टार कास्ट किसी तरीके से सेट हुई। इसकी स्टार कास्ट जब सेट हुई फिर इसके संगीत पर बात होने लगी कि संगीतकार कौन इस फिल्म का होगा, किसको संगीत का जिम्मा सौंपा जाएगा। तो तय हुआ शंकर जयकिशन को इस फिल्म के लिए लिया जाए। मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने जब शंकर जयकिशन से बात की तो एक प्रॉब्लम शंकर जयकिशन के आड़े आ गई। जी हाँ, प्रॉब्लम क्या थी, इस फिल्म के जो गीत लिख रहे थे मशहूर शायर, लेजेंड शायर साहिर लुधियानवी साहब, तो शंकर जयकिशन ने कहा देखिए आपके पोएट, आपके लिरिसिस्ट तो साहिर साहब है, मगर हम हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बिना काम नहीं कर सकते, ये हमारे कैंप के गीतकार हैं। तो खैर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तय कर लिया कि शंकर जयकिशन की शर्तें भी अलग हो रही हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन बन चुके थे, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने तय कर लिया वो शंकर जयकिशन को नहीं लेंगे। अब फिल्म का संगीत फिर लटका। प्रोड्यूसर डायरेक्टर टेंशन में थे किसको इस फिल्म के लिए संगीत का जिम्मा दें, क्योंकि इस फिल्म का संगीत बहुत से मायने रखता था, बहुत महत्वपूर्ण था फिल्म के लिए। तो किसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर बतौर संगीतकार फिल्म का जिम्मा दें, तो किसी प्रोड्यूसर के खास ने उनको सुझाया देखिए इस फिल्म के जो गाने हैं उसमें पंजाबी लोक संगीत की झलक है, क्यों ना आप ऐसा करें, ओपी नैयर साहब इसमें माहिर है, आप ओपी नैयर के जिम्मे इस फिल्म का संगीत छोड़ दीजिए। अब खैर साहब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मानना पड़ा, ओपी नैयर भी अच्छा खासा म्यूजिक तब तक दे चुके थे। इस फिल्म के लिए तय किया गया कि ओपी नैयर साहब इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर होंगे। खैर ओपी नैयर साहब को जब चुना गया तो ओपी नैयर साहब ने, उस वक्त ओपी नैयर साहब की शायद 38,000 कुछ ऐसी फीस हुआ करती थी, ओपी नैयर साहब ने 17,000 में ये फिल्म की, क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बहुत बड़े थे। मगर ओपी नैयर साहब ने फिल्म साइन तो कर ली, एक शर्त ओपी नैयर साहब ने भी इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आगे रख दी, जिसे सुनकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सकते में आ गए। ओपी नैयर साहब ने कहा देखिए इसमें वो लता जी को नहीं गवाएंगे। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने पूछा क्यों, क्या आपकी लता जी से कोई अनबन है, कोई मनमुटाव है, अगर है तो हम सुलह करा देते हैं। ओपी नैयर साहब ने अपने अंदाज में कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, इस फिल्म का संगीत जो है, मेरा संगीत जो है वो लता जी के लायक ही नहीं है। फिर भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा ऐसा करते हैं एक गाना तो लता जी का रख लीजिए। ओपी नैयर ने साफ मना कर दिया, एक भी गाना लता जी का नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से ओपी नैयर साहब इस फिल्म में बतौर संगीतकार तय हुए कि ओपी नैयर साहब भी इस फिल्म का संगीत देंगे। मगर इस फिल्म में एक बहुत ही बड़े एक्टर यानी लेजेंड एक्टर मुख्य भूमिका में थे। उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा कि आप ओपी नैयर साहब को इस फिल्म में ले क्यों रहे हैं, आप शंकर जयकिशन को क्यों नहीं लेते। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा, शंकर जयकिशन की बात बताई, कैसे शंकर जयकिशन ने इस फिल्म को ठुकरा दिया, उन्होंने संगीत नहीं दिया। तो जब ओपी नैयर साहब इस फिल्म का संगीत तैयार कर रहे थे तो इस फिल्म के जो लेजेंड एक्टर थे
जो मुख्य किरदार में थे वो बहुत टांग अड़ा रहे थे ओपी नैयर साहब के काम के बीच में। ओपी नैयर साहब को यह गंवारा नहीं था कि उनके काम के बीच में कोई टांग अड़ाए, कोई उन्हें सजेशन करे, कोई सजेस्ट करे कि आप ऐसे नहीं ऐसे म्यूजिक बनाओ, इस तरीके से कंपोज करो। तो ओपी नैयर साहब ने साफ कह दिया उनको किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। इस तरीके से थोड़ी सी खटास इस लेजेंड एक्टर और ओपी नैयर साहब के बीच में आ गई थी। खैर, ओपी नैयर साहब ने इस फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्ड किया किसी तरीके से आशा जी और रफ़ी साहब के साथ। जब इस फिल्म का म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ तो जब इस फिल्म को फिल्म बनने के बाद कुछ खास लोगों ने देखा, ओपी नैयर साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, ये लेजेंड एक्टर भी मौजूद थे। तो इस लेजेंड एक्टर ने फिल्म देखते हुए कहा कि फिल्म का संगीत औसत है, कुछ खास नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है और इसका बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं है। अब ओपी नैयर साहब को ये बहुत बुरा लगा। एक से एक नायाब गाने ओपी नैयर साहब ने इस फिल्म के लिए बनाए थे, इसमें कोई शक कोई सुबह वाली बात नहीं है। आपको जब गाने पता चलेंगे वाकई आपको लगेगा क्यों इस लेजेंड एक्टर ने इन गानों के लिए ऐसा कह दिया था, लगभग इन गानों को घटिया कह दिया था। खैर, बात आई गई हुई जब फिल्म पूरी तरीके से तैयार हुई और इसका प्रीमियर रखा गया। जब इसका प्रीमियर रखा गया तो ये जो लेजेंड एक्टर थे प्रीमियर पे हैरान थे। लोग गानों में तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, पैसे उछाल रहे थे स्क्रीन की तरफ। इतना गानों को लेकर के लोगों के अंदर क्रेज था। तो ये लेजेंड एक्टर ओपी नैयर साहब की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। इन्होंने ओपी नैयर साहब को कहा कि आपके गानों पर तो लोग इस तरह से फिदा हो रहे हैं, लोग दीवाने हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं। तो ओपी नैयर साहब ने फिर जो इस लेजेंड एक्टर से बात कही वो बहुत अलग थी। ओपी नैयर साहब को याद आ गया यार इस लेजेंड एक्टर ने क्या कहा था। तो ओपी नैयर साहब ने उसी बात को याद करते हुए जवाब दिया इस लेजेंड एक्टर को कि देखिए साहब, हमारा संगीत ही कुछ ऐसा है, अगर कोई थर्ड ग्रेड का एक्टर भी उस पर डांस कर ले तो वो बड़ा बन जाता है। कुछ ऐसे शब्दों का ओपी नैयर साहब ने इस लेजेंड एक्टर के लिए प्रयोग किया। लेजेंड एक्टर का जो अहम था उसको बड़ी ठेस पहुंची और कहते हैं इस वाकये के बाद इस लेजेंड एक्टर ने फिर कभी ओपी नैयर साहब के साथ काम नहीं किया। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? जी हाँ, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ ये फिल्म 1957 में आई थी। ये फिल्म थी नया दौर और ये लेजेंड एक्टर थे दिलीप कुमार साहब, जिनकी ओपी नैयर साहब से अनबन हो गई थी इस फिल्म के बाद। तो दिलीप कुमार साहब को ओपी नैयर साहब की बात इतनी बुरी लगी कि दिलीप कुमार साहब ने फिर तय कर लिया कि फिर वो कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। इतनी ज़्यादा दिलीप कुमार साहब को ठेस पहुंची ओपी नैयर साहब की उस एक बात से। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे बी.आर. चोपड़ा साहब। बी.आर. चोपड़ा साहब ने पहले शंकर जयकिशन को फिल्म के लिए लिया था, मगर बी.आर. चोपड़ा इस बात पे नहीं माने कि शंकर जयकिशन हसरत जयपुरी या शैलेंद्र से गीत लिखाए। बी.आर. चोपड़ा साहब का मानना था वो साहिर लुधियानवी से ही गीत लिखवाकर हिट करा सकते हैं, साहिर लुधियानवी ही उनके लिए अच्छे गीत लिख सकते हैं। तो खैर, बाद में ओपी नैयर साहब को चुना गया। ओपी नैयर साहब ने जब रफ़ी साहब के साथ और आशा जी के साथ इसके गानों को रिकॉर्ड किया, नया दौर के गानों को, तो इन गानों ने तहलका मचा के रख दिया था। खासकर इस फिल्म के दो गाने, ये देश ए वीर जवानों का उड़े जब जब जुल्फे तेरी, इन गानों का तो कोई सानी ही नहीं है। बॉलीवुड के टॉप मोस्ट सॉन्ग्स में से ये दो गाने अलग मकाम रखते हैं और वाकई ओपी नैयर साहब ने वही पंजाबी वाली फील दी। इसने सजेस्ट किया था बी.आर. चोपड़ा साहब को कि आप ओपी नैयर साहब को ही लीजिए। वो बिल्कुल सही निकला बंदा कि ओपी नैयर साहब भी इस फिल्म में अच्छा संगीत दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक ऐतिहासिक फिल्म के ऐतिहासिक गानों का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।